subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello everyone, how are you all doing? This is Krishna. Welcome back to English Junkies again, and I hope everyone all right, doing good. So this is story time. Very interesting story. Today's story is a thriller story about a criminal, criminal के बारे में story, criminal story है और spy detective वाली story है. So you will love this story for sure. तो स्टोरी का एंड तक ज़रूर देखना. पहले देख लेते हैं कि एक्चुअली स्टोरी में है क्या. तो एक्चुअली जो हमारी स्टोरी है वो एक बहुत ही चालाक कैदी के ऊपर है जिसका नाम है एवांस, जो जेल से भागने के का प्लान बना रहा था जिस दिन जर्मन लैंग्वेज ओ लेवल एग्ज़ाम था उसका. और जो ऑफिसर्स थे वहाँ के जेल के, वो उसको कवर करने के लिए बिल्कुल तैयार थे कि वो उसे भागने नहीं देंगे. तो स्टोरी में देखते हैं कि क्या एवांस भाग पाता है या फिर जो ऑफिसर्स हैं वो उसको पकड़ लेते हैं. तो शुरू करते हैं हमारी आज की स्टोरी. बट उससे पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, एंड यू कैन फॉलो अस इन फेसबुक एंड इंस्टा फॉर मोर अपडेट्स एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स. तो शुरू करते हैं हमारी आज की स्टोरी. सबसे पहले ऑथर के बारे में जान लेते हैं. ये स्टोरी नॉर्मन कॉलिन ने लिखी है. ये इंग्लिश क्रिमिनल के ऊपर स्टोरीज़ लिखते हैं. ये क्राइम राइटर हैं जिसके लिए ये बहुत फेमस हैं और नोवेल को बहुत से लोग अडेप्ट भी करते हैं अपनी टीवी सीरीज़ के लिए. तो स्टोरी कुछ इस तरीके से है. मार्च के मंथ में सेक्रेटरी ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड को एक कॉल आता है जेल से, ऑक्सफोर्ड जेल से, जिन्होंने एक बड़ी ही स्ट्रेंज रिक्वेस्ट की थी उनको कि वो एक पर्सन की हेल्प करना चाहते हैं. और उन्होंने इसका नाम कंफर्म कराया कि उसका नाम इवांस है. उन्होंने कहा कि उसकी नाइट क्लासेस शुरू हो चुकी हैं ओ लेवल के लिए और वो ओ लेवल का एग्ज़ाम देना चाहता है. तो सेक्रेटरी ने पूछा, सेक्रेटरी को थोड़ा सा अजीब लगा और उन्होंने कहा कि वो बहुत ही इंटरेस्टेड है एजुकेशन में. तो सेक्रेटरी ने पूछा कि क्या वो एजुकेशन में स्टडीज़ में अच्छा है. तो गवर्नर ने रिप्लाई किया कि वो अकेला ही स्टडी करता है, उसकी जो क्लासेस है वो अकेले चल रही हैं, वो ट्यूशन्स अकेले ले रहा है और ये ट्यूशन्स बाहर काफ़ी कॉस्टली हैं, तो हमें भी वो अच्छा ही होगा इसमें. ये सुनकर सेक्रेटरी उसको एक चांस देने के लिए तैयार हो जाता है. गवर्नर इसको अप्रिशिएट करता है. फिर वो पूछते हैं कि गवर्नर पूछता है कि एग्ज़ाम का होल प्रोसेस क्या है. तो सेक्रेटरी बोलते हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी फॉर्म्स हैं वो उसे भेज देंगे और वो कैदी का नाम कंफर्म कराने के लिए बोलते हैं. तो गवर्नर ने उसका नाम बताया, उसका नाम है जेम्स रॉड्रिक एवांस. सेक्रेटरी ने क्लैरिफिकेशन के लिए पूछा कि एवांस कैसा पर्सन है, वॉयलेंट है या नहीं. गवर्नर ने कहा ऐसा कोई रिकॉर्ड तो नहीं है, यह अच्छा है. वो एक कॉमेडियन माइक यारवुड जैसा है, मतलब उन्होंने उसे कॉमेडियन या माइक यारवुड को जैसे कंपेयर किया कि वो उसकी तरह ही हमेशा कॉमेडी करता रहता है, उसके एक्ट्स को कॉपी करता है. गवर्नर ने बताया कि उसको कैल्टोमानिया है जिसकी वजह से उसने चोरी की और वो जेल आया. फिर वो कुछ और बताता. उससे पहले सेक्रेटरी ने गवर्नर से कहा अगर वो एक रूम अरेंज कर सकता है एग्ज़ाम के लिए तो अच्छा होगा. तो गवर्नर ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने लॉकअप में अकेला है तो वहाँ हम एग्ज़ाम करवा सकते हैं. तो सेक्रेटरी ने कहा चलो ठीक है. गवर्नर ने कहा कि हम पास के चर्च सेंट मैरी मैक्स से एक चर्चमैन को उस पर नज़र रखने के लिए बुला लेंगे. फिर सेक्रेटरी ने पूछा क्या ये इजी होगा एवांस को दूसरों से बात ना करने देना, मतलब रोक पाना इजी हो पाएगा. तो गवर्नर हंसने लगे और थैंक्स बोलते हैं कि उन्होंने उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया. उन्होंने कहा कि अरे वो अकेला है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो किसी से भी बात नहीं करेगा. फिर एवांस को बुलाने लगते हैं. उसको सब एवांस द ब्रेक बुलाते थे क्योंकि वो जेल से 3 बार भाग चुका था. उसकी इन्हीं सब वजह से गवर्नर नहीं चाहते थे कि वो उसके आसपास रहे, क्योंकि उसके आसपास रहना बर्डन नहीं था बट उसकी प्रेजेंस से थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता था. 7 जून मंडे 8:30 पे जर्मन टीचर ने आकर के एवांस के साथ हैंडशेक किया और उसको गुड लक बोला एग्ज़ाम के लिए. तो जर्मन लैंग्वेज एवांस को कुछ भी समझ नहीं आई. थोड़ी देर रुकने के बाद जाकर के एवांस ने उसको रियलाइज़ किया और बोला थैंक्स. तो जर्मन टीचर ने बोला अरे तुम्हारी तो बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं है, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि तुम पास भी हो सकते हो. एवांस ने कहा कि अरे ये ज़रूरी थोड़ी ना है, पता नहीं कब क्या हो जाए, तो क्या पता मैं एग्ज़ाम क्लियर कर लूँ और सबको सरप्राइज़ कर दूँ.
मॉर्निंग 8:30 इवांस के साथ 2 विजिटर अपनी शर्ट टक इन करते हैं और वो स्माइल के साथ बोलता है, बहुत ही खुश होता है वो कि वो आज यहाँ से भाग जाएगा। फिर मिस्टर जैक्सन को वो मॉर्निंग विश करता है। जैक्सन सीनियर ऑफिसर हैं डी विंग के, जहाँ पे इवांस को बंद किया गया है, वहाँ उस विंग के। वह इवांस को दूसरों के मतलब दुश्मनी थी इन दोनों के बीच में एक तरीके से। मिस्टर स्टीफेंस अभी न्यूली अपॉइंटेड ऑफिसर थे जो जैक्सन के साथ थे। फिर जैक्सन अपना सर हिलाते हैं गुड मॉर्निंग विश के लिए और बोलते हैं उसका मजाक बनाते हुए कि कैसे हो मिस्टर आइंस्टीन। तो इसका रिप्लाई करता है इवांस की आइंस्टीन, अरे आइंस्टीन एक मैथमेटिशियन था मिस्टर जैक्सन, वो कोई यहूदी नहीं था जिसकी वजह से आप मुझे और उसको कंपेयर कर रहे हो। फिर इवांस ने शेव नहीं की थी और एक गंदी सी हैट पहन रखी थी। जैक्सन ने कहा अच्छा मुझे माफ़ कीजिए, और फिर इवांस बोलता है ओके अब मुझे माफ़ कीजिए, मुझे सेव करने जाना है। फिर ये सुनने के बाद जैक्सन ने बोला स्टीफन को, जैसे ही अपनी सेव कर लेता है ये बेकार सी चीज़ें अपनी फेस से उतार देता है, तुम रेज़र उसे तुरंत वापस ले लेना। और ये भी बोला कि ये जो गंदा सा हैट तुमने पहना हुआ है ये हटा देना। और कहा कि काश किसी दिन इवांस इसी रेज़र से अपनी गर्दन काट ले तो कितना अच्छा होगा, सबको सुकून मिल जाएगा। फिर जैक सब के सब इवांस ये सुनकर थोड़ा गुस्सा हो जाता है और जैक्सन की तरफ देखने लगता है। जैक्सन एक स्ट्रिक्ट सुपरवाइज़र थे जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में काफ़ी मेडल्स जीते हैं, वो सब उनके ब्लेज़र पे नज़र आ रहे थे। फिर इवांस बोला मतलब वो आप ही है ना जिसने मेरा नेल कटर भी ले लिया मुझसे, और वो अपने हाथों की तरफ देखने लगता है। जैक्सन ने कहा हाँ मैंने लिया। इवांस को गुस्सा आने लगा, उसकी आंखों में गुस्सा दिख रहा था। जैक्सन तैयार थे उसके आंसर देने के लिए। उसने कहा ये गवर्नर का ऑर्डर था। वो एग्ज़ाम की तरह इवांस की तरफ झुकते हुए बोलता है और पूछता है कि क्यों, उसको शिकायत करनी है? तो बिल्कुल वो जा सकता है शिकायत करने उसकी। इवांस मना कर देता है। जैक्सन ने कहा उसके पास आधे घंटे का टाइम है रेडी होने के लिए। फिर उसने ये बोला कि जो तुमने डर्टी हैट पहन रखी है इसको हटाओ। फिर इवांस अपनी हैट हटाने के लिए अपना हैंड लेके जाता है, बट वो रिक्वेस्ट करता है और बहुत दुखी हो जाता है और बोलता है कि ये मेरा लकी चार्म है, मैं इसको नहीं हटाना चाहता। जैक्सन को भी थोड़ी सी सिंपैथी थी उसके लिए, तो जैक्सन मान जाते हैं कि चलो ठीक है तुम पहने रखो अपना हैट। फिर उसको चीज़ करने लगते हैं, बोलते हैं ओके सर्ली टेम्पल। तो सर्ली टेम्पल एक्चुअल में एक एक्ट्रेस है जिसके लॉन्ग एंड वेवी हेयर थे, तो जैक्सन को इवांस के ये लॉन्ग एंड वेवी हेयर बिल्कुल नहीं पसंद है। फिर वो बोलता है कि चलो जाओ सेव करो। 8:45 AM पे स्टुअर्ट मैकली जो कि चर्च के मेंबर थे वो अपने रूम से कार फॉक्स की तरफ निकलते हैं। फिर मैकली ने एक ब्लैक ओवरकोट पहन रखा था और एक हैट लगा रखी थी अपने आप को रेनफॉल से बचाने के लिए। आधे घंटे में ही रेनफॉल शुरू हो जाती है और जो रेनफॉल का पानी था वो उनके स्पेक्स पे आ रहा था। उन्होंने एक हाथ में ब्राउन सूटकेस ले रखा था जिसमें उनकी ड्यूटी से रिलेटेड हर सामान उसमें प्रेजेंट था। क्वेश्चन पेपर, एक येलो फॉर्म, स्पाइरल परमिशन कार्ड, स्पेशल परमिशन कार्ड, सब चीज़ें। एक ब्लंट नाइफ थी सील कट करने के लिए, एक बाइबल और एक बुक ऑफ रूथ की लेटेस्ट कॉपी चर्च टाइम्स की। 2 आवर एग्ज़ाम होने वाला था। 9:15 पे शुरू होने वाला था एग्ज़ाम, 2 घंटे का एग्ज़ाम था। इवांस ने अपने फेस पे फॉर्म कर रखा था। तब स्टीफन 2 स्क्वायर टेबल लेकर आता है और फिर 2 चेयर्स लेके आता है। वो इसको वॉल के और बेड के बीच में रख देता है। फिर जो अच्छी वाली चेयर थी वो जो गेट वॉल की तरफ टेबल था उस पर रख देता है। फिर जैक्सन इवांस को बोलता है कि सुनो ढंग से बिहेव करना, कुछ उल्टा पुल्टा मत करना आज के दिन। जैक्सन ने बोला कि ये जो पोस्टर्स लगाए हुए हैं तुमने यहाँ पे, चलो इसे रिमूव करो। उसको पता था कि चर्च मैन आने वाला है, इवांस ये बात जानता था। जैक्सन ने कहा तैयारी कैसी है तुम्हारी इवांस? तो इवांस ने कहा वो तो आप खुद देख लेना, एग्ज़ाम दूंगा जब। फिर इवांस ने पूछा अच्छा मैं एक बात पूछ सकता हूँ क्या आपसे, ये माइक्रोफोन क्यों लगाया हुआ है यहाँ पे? तो जैक्सन समझ गया कि माइक्रोफोन अच्छे से नहीं लगा है कि इवांस ने उसे देख लिया। फिर इवांस ने कहा
क्यों, क्या लगता है आपको कि मैं भाग जाऊंगा? जैक्सन ने कहा कि गवर्नर उसकी बात सुनना चाहते हैं, क्योंकि गवर्नर को उस पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है, और इनफैक्ट मुझे भी तुम पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। हम तुम पे हॉक की तरह नज़र रखना चाहते हैं। हॉक एक पक्षी होता है जो अपने शिकार पे एकदम नज़रें गड़ाए हुए रहता है, वैसे ही हम भी तुम पे अपनी नज़रें गड़ाए हुए रखना चाहते हैं। जैक्सन उसको गुड लक विश करता है। मैक्लेरी ने गेट हाउस पे साइन किया और वो प्रिजन ऑफिसर के साथ जी विंग में आता है। वहाँ उसको जैक्सन ग्रीट करता है और वो डोर ओपन करके अंदर जैसे आते हैं उसके बाद डोर को बंद कर दिया जाता है। जैक्सन ने स्टीफन्स को रेजर सेल से हटाने को कहा और ये भी कहा कि वो उस पर नज़र रखे। जब वो एंट्रेंस पे पहुंची तो स्टीफन ने पीप होल ओपन किया और मैक्लेरी को दिखाते हुए बोला, देखो इसका एग्ज़ाम आपको लेना है। फिर इवांस चुपचाप बैठा था दरवाजे की तरफ फेस करके, वो जर्मन ग्रामर की तरफ कंसंट्रेट कर रहा था। स्टीफन सेल का लॉक खोलता है। 9:10 AM पे गवर्नर ने माइक्रोफोन स्विच ऑन किया। उन्होंने जैक्सन से बोला कि इवान से बोल दें कि केयरफुल रहे, क्योंकि हमने माइक्रोफोन लगाया हुआ है तो कोई भी होशियारी नहीं चलेगी, वो उसको सुन सकते हैं। फिर गवर्नर ने सोचा कि ये सब ड्रामा अच्छा नहीं है। उसने सोचा कि आज इवान सोच भी नहीं सकता यहाँ से भागने का, क्योंकि सेल और यार्ड के बीच में 2 दरवाजे हैं जिसको उसे पार करना पड़ेगा और ऑफिसर्स भी हैं यहाँ पे, तो वो आज डेफिनेटली यहाँ से भाग नहीं सकता। फिर गवर्नर ये सब सोच रहा था कि आज कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती, और उसको पता था कि ये सुपरवाइज़र की ड्यूटी है कि सेल में शांति बनाए रखना। पर इन सब के बाद भी उसको थोड़ा सा डाउट था। वो वरीड था कि इवांस कहीं भाग ना जाए, कहीं मैक्लेरी का एडवांटेज ना उठा ले। गवर्नर ने सोचा कि कहीं मैक्लेरी के पास कोई वेपन हो, जैसे कि वो कोई नाइफ वगैरह लेकर आए हों अपने साथ फोल्डेड वाली, और कहीं वो इवांसू से वो छीन ले और उन पे हमला ना कर दे। तो ये सब सोचकर वो थोड़ा सा चिंतित थे। फिर उन्होंने स्टीफन्स ने सुपरवाइज़र इवांस के साथ इंट्रोड्यूस कराया। मैक्लेरी को जैक्सन ने मैक्लेरी को बाहर आने के लिए बोला 1 मिनट के लिए। फिर गवर्नर इस बारे में चिंता बताई, गवर्नर की चिंता कि वो किस तरीके से उसके बारे में चिंता कर रहे हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो वो बोला कि मुझे आपकी चेकिंग करनी है, कोऑपरेट करो। फिर वो उसको चेक करने लगा और इसके बाद उसको एक हाफ फिल रबर रिंग मिलती है। वो उसको देखता है और बोलता है, आप यहाँ के बाद डायरेक्टली स्विमिंग करने जाने वाले हैं क्या, ये रबर रिंग? तो अब ये सुनकर मैक्लेरी को बड़ा गुस्सा सा आ जाता है। तुरंत ही वो अजीब तरीके से बोलने लगता है। वो कहता है कि उसको हेमोहेरॉइड्स है और लॉन्ग टाइम के लिए जब वो बैठता है, इतना वो बता था, कंप्लीट ही नहीं हुई थी उसकी बात। जैक्सन को अब ऑकवर्ड लग रहा था कि उसने ऐसा क्यों पूछा, वो थोड़ा सॉरी फील कर रहा था। फिर उसको पेपर नाइफ मिलता है सूटकेस में, तो उसने बोला कि शायद आप माइंड नहीं करेंगे अगर ये मैं नाइफ रख लेता हूँ अपने पास। फिर 9:18 पे गवर्नर को आवाज़ आई तो वो समझ गया कि एग्ज़ाम शुरू हो गया। एग्ज़ाम थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुआ है। फिर मैक्लेरी ने इवांस को पूछा कि क्या उसके पास घड़ी है, तो मैक्लेरी ने कहा हाँ। तो मैक्लेरी ने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है उसकी, क्योंकि मैं स्टार्ट होने से और एंड होने के 5 मिनट पहले तुम्हें बता दूंगा। फिर इवांस कुछ नहीं बोला। मैक्लेरी ने उसको इंस्ट्रक्शंस दिए कि उसको क्या लिखना है, किस तरीके से लिखना है। जब मैक्लेरी ने कहा स्टार्ट बोलने ही वाला था, तभी इवांस इंटरप्ट करता है और स्टीफन्स को देखता है। स्टीफन्स ने कहा कि जैक्सन ने उसको यहाँ रहकर उस पर नज़र रखने के लिए कहा है। तो वो बोलता है कि अगर वो इसी तरीके से उसे देखता रहेगा तो वो कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। ये बात सुनी गवर्नर ने, तो उन्होंने जैक्सन को ऑर्डर दिया कि वो स्टीफन्स को सेल से बाहर निकाल दें। गवर्नर ने दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनी। मैक्लेरी ने अनाउंस किया कि एग्ज़ाम शुरू हो चुका है। 9:25 AM पर बिल्कुल शांति थी। 9:40 AM असिस्टेंट सेक्रेटरी फॉर मॉडर्न लैंग्वेज एग्जामिनेशन बोर्ड से गवर्नमेंट को कॉल आया और गवर्नर से वो बात करने लगे। उन्होंने कहा कि एग्ज़ाम्स ऑलरेडी आधे घंटे पहले ही शुरू हो चुका है। सेक्रेटरी ने बताया कि किसी बेवकूफ़ ने एग्जामिनेशन पैकेज में करेक्शन स्लिप नहीं रखी है, तो क्या वो जहाँ पे एग्ज़ाम हो रहा है वहाँ से वो डायरेक्टली कनेक्ट करा सकते हैं कॉल। तो उन्होंने कॉल डायरेक्टली मिस्टर जैक्सन से कनेक्ट करा दिया जो डीवी विंग में थे। गवर्नर ने फिर बाद में सोचा कि कहीं ये फेक कॉल तो नहीं,
कहीं ये कोई सीक्रेट मैसेज तो नहीं देने वाला। वो चेक करने के लिए उन्होंने एग्जामिनेशन बोर्ड का नंबर डायल किया, पर वो नंबर बिजी था। थोड़ी देर के बाद उसको कुछ खुसर फुसर सुनाई पड़ी और फिर मैक्लरी की आवाज़ आई। वो इवांस को इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। उन्होंने उनसे लिखना बंद करने को कहा और बोला पेज नंबर 3-4 पे 15th वर्ड में ये करेक्शन करो, क्योंकि उसने तो ये बात सुनकर गवर्नर थोड़ा स्माइल करने लगे, क्योंकि उन्होंने जर्मन लैंग्वेज सीखी थी जब वो 6th क्लास में थे और उनको मैक्लरी का प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा लग रहा था। फिर उन्होंने सोचा कि इवांस को तो ये सब आता ही नहीं होगा, मुझे यही लगता है। तभी उसको मजिस्ट्रेट कोर्ट से कॉल आता है कि उन्हें एक प्रिजन वैन और ऑफिसर चाहिए, क्योंकि यहाँ एक रिमांड केस है। फिर गवर्नर सोचने लगा कि कहीं ये तो फेक कॉल नहीं है। फिर उसने सोचा नहीं, वो कुछ ज़्यादा ही सोच रहा है आज। फर्स्ट 15 मिनट स्टीफन सेल के पिप होल से देखता रहा। फिर 1-2 मिनट की गैप पे वो देख रहा था। 10:45 तक सब नॉर्मल था। इवांस अपने पेन चबा रहा था और सामने देख रहा था, और मैक्लरी अपनी गाल पे हाथ रख के बैठे हुए थे। और स्टीफन ने नोटिस किया था कि मैक्लरी ने अपने हेयर बहुत शॉर्ट कट करवा रखे हैं स्कैल्प के पास, और वो चर्च टाइम्स पढ़ रहा था। उसके फर्स्ट फिंगर स्पेक्टिकल्स पे थे और उसके हैंड नीचे अच्छी तरीके से मैनिक्योर्ड थे। 10:15 AM पे फ़ोन रैंग हुआ। गवर्नर थोड़ी देर के लिए भूल ही गए थे कि इवांस भी है वहाँ पे। फिर उन्हें इवांस की आवाज़ आई। इवांस परमिशन मांग रहा था मैक्लरी से कि क्या वो ब्लैंकेट ओढ़ सकता है, क्योंकि उसको ठंड लग रही है। मैक्लरी ने हाँ बोल दिया। 10:51 पे जब इवांस को ब्लैंकेट ओढ़े हुए देखा स्टीफन्स ने, तो उसको थोड़ा सा अजीब लगा। वो चाहता था कि वो जैक्सन को इस चीज़ की रिपोर्ट दे, बट फिर उसने सोचा कि ये गंदा सा ब्लैंकेट क्यों ओढ़ा है इवांस ने। फिर उसने सोचा कि हाँ, सेल के आसपास तो सूरज की रोशनी भी नहीं आती है, तो ये पॉसिबल है कि शायद उसको ठंड लग रही हो, जिसकी वजह से उसने ये ब्लैंकेट ओढ़ा है। फिर मैक्लरी ने इवांस को कहा कि अब उसे लिखना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि टाइम ख़त्म हो गया, और अपनी शीट्स को अरेंज करें। तभी चेयर्स की साउंड सुनाई दी। इवांस मैक्लरी को थैंक्स बोलता है। मैक्लरी पूछता है कि एग्ज़ाम कैसा हुआ, तो इवांस बोलता है एग्ज़ाम इतना भी बुरा नहीं हुआ। फिर स्टीफन्स को बुलाते हैं मैक्लरी, स्टीफन को बुलाता है और गवर्नर को फाइनल सेटलिंग डाउन होने की आवाज़ आती है। एग्ज़ाम ख़त्म हो गया था। स्टीफन्स ने मैक्लरी को बाहर तक पहुंचाता है। वो एग्ज़ाम के बारे में पूछता है कि कैसा हुआ, तो मैक्लरी बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि उसका एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा। अभी उसका ईसिन पहले से थोड़ा डिफरेंट लग रहा था, और उसका ओवरकोट भी काफ़ी लंबा हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे ये पहले से थोड़ा पतला और लंबा हो गया हो। फिर स्टीफन्स बहुत खुश था कि गवर्नर ने ये काम उसको दिया जैक्सन की बजाय, और अच्छा भी हो गया, आज का दिन ख़त्म हो गया, कोई दिक्कत भी नहीं हुई। बट फिर भी वो एक बार कंफर्म करने के लिए इवांस को देखने जाना चाहता था। वो कुछ इस तरीके से बिहेव कर रहा था जैसे कोई फेवरेट टीवी शो आने पे जैसे लेडी बिहेव करती है। वो नहीं चाहती कि कोई उसे डिस्टर्ब करे, तो बार बार जाकर के डोर पे चेक करती है डोर बंद है या नहीं। वो भी इसी तरीके से बार बार इवांस को चेक कर रहा था। तो वो कॉफ़ी पीने जाना चाहता था, बट उससे पहले उसने सोचा कि वो एक बार इवांस को चेक कर ले। तो वो जाता है और पीप होल ओपन करके इवांस को देखता है। तो जो वो अंदर देखता है तो वो शॉक्ड जाता है, क्योंकि चेयर पे मैक्लरी था जिसके हेयर से ब्लड निकल रहा था, जो जो उसके ओवरकोट पे गिर रहा था। स्टीफन्स चिल्लाकर जैक्सन को बुलाता है। मैक्लरी हैंकी से सर्च करता है, उस ब्लड को रोकने की कोशिश करता है। हैंकी पूरी तरह ब्लड से भर गई थी। वो दर्द से चिल्ला रहा था, वो बोलना चाह रहा था बट बोल नहीं पा रहा था। जैक्सन आता है और पुलिस को एम्बुलेंस को बुलाता है। मैक्लरी बोलता है कि चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, मुझे बस गवर्नर के पास ले चलो। गवर्नर के पास जाता है, तब वो उससे ग्रीट करता है और उसे क्वेश्चन पेपर देता है। तब सायरन की आवाज़ आती है। स्टीफन और जैक्सन मैक्लरी को के पास जाते हैं और गवर्नर मैक्लरी को हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहता है, पर मैक्लरी बोलता है कि नहीं बिल्कुल ठीक है, वो बस इस क्वेश्चन पेपर को डिकोड करे। क्वेश्चन पेपर जर्मन लैंग्वेज में था। गवर्नर उसको डिकोड करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे याद है कि उसने पहले पढ़ा था, तो वो पूरी तरीके से नहीं बट कोशिश करता है थोड़ा थोड़ा सा ट्रांसलेट करने की। उसके मुताबिक 3 चीज़ें हुई थी, और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये जो सब हुआ था ये 3 मिनट्स के अंदर हुआ था। वहाँ लिखा था
कि उसने मैक्लेरी के हेड पे हिट किया और तभी साउंड आया था वो सायरन वगैरह का। और तभी जो साउंड आता है, तभी एक और साउंड आता है सायरन का। जो डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट कार्टर थे वो आए, कार से निकलकर गवर्नर को सल्यूट करते हैं। फिर वो पूछते हैं कि अरे ये क्या हुआ है चर्चमैन को। मैक्लेरी तभी इंटरप्ट करता है और बोलता है कि इवांस एल्सफील्ड गया है। वो बहुत ज़ोर से सांसें ले रहा था। कार्टर थोड़ा कंफ्यूज था, गवर्नर से क्लैरिफिकेशन ले रहा था। गवर्नर ने कहा इसको साथ लेकर जाओ क्योंकि इसको पता है कि इवांस कहाँ गया है। कार्टर मैक्लेरी को कार में बिठाता है और वो दोनों इवांस को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। फिर वो टेक्स्ट पढ़ना स्टार्ट करता है और उसको पता चलता है कि एक रूट है एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ। तो शायद एग्जामिनेशन बोर्ड से ही उसकी कोई हेल्प कर रहा था। तो वो जैक्सन और स्टीफेंस को बहुत डांटता है तो कि उन्होंने उसकी हेल्प क्यों की। तो गवर्नर को स्टीफन बोलता है कि अरे पर आप ही ने तो कॉल कनेक्ट करके दिया था हमें बात करने के लिए। तब गवर्नर को याद आता है कि हाँ, उसने वापस से कॉल करने की कोशिश की थी एग्जामिनेशन बोर्ड में और उसका कॉल नहीं लगा था। फिर वो जैक्सन को गुस्सा करने लगता है कि जैक्सन ओवर कॉन्फिडेंट था। 2 घंटे तक उसने चेकिंग की और फिर भी उसको कुछ नहीं मिला, जबकि इवांस ने अपने पास नकली दाढ़ी और चीज़ें छुपा के रखी थी और एक वेपन भी रखा था जिससे उसने मैक्लेरी के सर पे मारा। प्रिजन वैन आते ही गवर्नर टेक्स्ट को डिकोड करने की कोशिश करता है और वो डिकोड कर पाता है कि न्यूबरी उसको जगह मिल चुकी थी जहाँ इवांस भागा था। उसने ड्राइवर को कहा कि जैक्सन और स्टीफेंस को सेंट एल्डर्स पुलिस स्टेशन ले जाए और वहाँ पे उन दोनों को कहा कि वहाँ जाके वो चीफ इंस्पेक्टर बिल से मिले। गवर्नर स्टेयर्स जंप करता है ऑफिस की एंड बिल को कॉल करता है। वो उसको सब एक्सप्लेन करता है और मोस्ट प्रोबेबली ये बोलता है कि हमें इवांस को पकड़ना है। गवर्नर चेयर पे बैठ के सिगरेट जलाता है। उसने सोचा यहाँ प्लान अच्छा था, पर इवांस बेवकूफ़ है जो उसने वो क्वेश्चन पेपर छोड़ दिया और ये गलती करके चला गया। अब वो सोचने लगा कि वो इवांस को अब किसी भी हालत में पकड़ के ले ही जाएगा। फिर अगेन उसको कॉल आता है कार्टर का। कार्टर ने इन्फॉर्म किया कि मैक्लेरी ने उसको पहचान लिया था और वो उसके कार के पीछे ही थे। पर हुआ यूं कि हैरिंगटन साउंड बोट में जाते ही वो अचानक से गायब हो गया। गवर्नर ने बताया कि इवांस न्यूबरी जा रहा है तो वो वहाँ जाए और वहाँ जाके इंक्वायरी करे। तो उन्होंने कहा कि मैक्लेरी को वो हॉस्पिटल लेकर गए या नहीं। तो कार्टर ने बोला कि उसने हॉस्पिटल में कॉल किया था, मैक्लेरी काफ़ी वीक हो चुके थे तो उनको एम्बुलेंस की ज़रूरत थी हॉस्पिटल के लिए। तो उसने मुझे वहीं छोड़ा और वहाँ से न्यूबरी के लिए निकल गया ढूंढने के लिए। फिर गवर्नर ने हॉस्पिटल में फ़ोन करके पूछा कि एम्बुलेंस पहुँची या नहीं और जो पेशेंट है वो हॉस्पिटल आया या नहीं। तो 15 मिनट्स के बाद उसको रियल सच पता चला जब हॉस्पिटल वालों ने बोला कि हमने एम्बुलेंस भेजा था पर वहाँ पे तो कोई था ही नहीं। मैक्लेरी को अब सब कुछ समझ आ रहा था। फिर 15 मिनट्स के बाद उसको पता चला कि 2 लोगों के द्वारा स्ट्रीट बोर्ड पे जो रियल मैक्लेरी था उसको बांध दिया गया था। मतलब अभी जो हमारे साथ था वो मैक्लेरी नहीं था, वो 8:15 से ही वहीं पे बंधा हुआ था। तो उसने कहा कि वो पक्का न्यूबेरी में है, जहाँ उसे सर्च करना पड़ेगा। सबने सर्च किया बट न्यूबेरी में कुछ भी नहीं मिला। ये क्लियर था कि जिसको स्टीफन जेल में लेकर आया था वो मैक्लेरी नहीं था या फिर इवांस भी वो नहीं था। ओके, फिर मैक्लेरी बनने की जो कोशिश कर रहा था और जिसके सर से वो जो खून निकल रहा था वो कोई और नहीं, वही इवांस था। फिर इवांस डिलीशियस फिश और चिप्स खाकर वॉक करते हुए नॉर्टन पहुंचता है। वो सोचता है कि वो जल्दी होटल पहुंचे और सो जाए। अब उसने एक न्यू हैट पहन रखी थी जो उसके स्मॉल हेयर्स को छुपा रही थी। वो गोल्डन लॉयन होटल पहुंचता है। अभी भी उसने वो हैट पहन रखी थी। फिर वो याद करता है अपनी पिछली रात जब जैक्सन ने उससे उसका सीजर ले लिया था, तो कैसे उसने रेजर से अपने बाल काटे थे और कैसे अपनी गुड लक का बोल करके वो हैट बचा के रखी थी उसके पास। फिर वो सोचता है अरे कितनी फ़नी बात हो गई ना मेरे साथ, मेरी स्किन कितनी सेंसिटिव है और ये जो नकली दाढ़ी वगैरह लगाने की वजह से उसको इचिंग हो गई होती है चिन वगैरह पे और थोड़ा पेन भी हो रहा था।
फिर जब वो होटल पहुंचता है तो जो रिसेप्शन पे देखता है तो वो रिसेप्शनिस्ट डिफरेंट थी। उसने सोचा अच्छा है चलो, फिर उसने बोला कि मुझे ब्रेकफास्ट के लिए कुछ नहीं चाहिए, मुझे ब्रेकफास्ट की टेंशन नहीं है, मुझे न्यूज़पेपर चाहिए और आप प्लीज़ मेरे को 6:45 पे उठा देना क्योंकि मेरा कल का दिन बहुत ही बिजी होने वाला है। फिर वो सीढ़ियाँ चढ़ता है, इवान सीटियाँ बजा रहा था, अपने बारे में सोच रहा था, विचारों में खोया हुआ था कि उसको मिनिस्टर की तरह पकड़ने मतलब किस तरीके से कपड़े पहनना पसंद है। उसने सोचा ये अच्छा आइडिया था कि मैकलरी ने 2 कॉलर्स वाले कोट पहन के आया था जो कि उसी का फ्रेंड था एक, और उसने सोचा कि ये अच्छा हुआ कि किस तरीके से वो डबल कोट पहना था, किस तरीके से उसने उसे कोट दिया, कैसे मैनेज किया, वो पकड़े जाते बार बार कोट खिसक रहा था बट किस तरीके से उन्होंने मैनेज किया वो सब सोचने लगा। अपनी सारी डिफ़िकल्टीज़ के बारे में सोचने लगा, कैसे कैसे वो भागा और किस तरीके से उन्होंने प्लान बनाया था। ये नकली दाढ़ी वगैरह वो मैकलरी बन के जो आया था वो उसके लिए लेकर आया था, पर वो खुश होने लगा कि चलो अच्छा है कि उसके पास अच्छे दिमाग वाले दोस्त हैं। इवान्स रूम अनलॉक करता है और जैसे ही टर्न होता है वो शॉक हो जाता है, एकदम उसके अंदर से जान निकल जाती है। वो देखता है कि रूम में कोई है, वो कोई और नहीं गवर्नर ही था। अब वो इधर उधर देखने लगता है तो गवर्नर बोलता है इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है, चारों तरफ से हमारे ऑफिसर्स ने तुम्हें घेर रखा है और तुम पकड़े जा चुके हो। फिर वो नीचे रिसेप्शनिस्ट गर्ल को भी यहाँ देखकर समझ जाता है, जो रिसेप्शन पे उसे इतने अच्छे से प्यार से बात कर रही थी वो कोई और नहीं एक ऑफिसर ही थी। फिर से इवांस को पकड़ा गया। फिर इवांस पूछता है कि अरे मैंने तो चकमा दे दिया था, फिर तुमने मुझे कैसे पकड़ा? तो जा कर के गवर्नर उसे बताता है कि वो उसने मुझसे रिकॉर्ड कर लिया। उसने कहा कि उसने तो न्यूबरी लिखा था, फिर तुम यहाँ कैसे आए? उन्होंने गवर्नर ने बताया कि न्यूबरी वो ऑलरेडी चेक कर चुके थे, वहाँ एक होटल का नेम था, साथ में एक नंबर था जिसकी वजह से उन्हें पता चल गया कि वो इसी होटल में आ रहा है। फिर उन्होंने कहा चलो अब तुम पकड़े जा चुके हो, फटाफट से नीचे चलो। नीचे जाते हैं, इवांस को वो वैन में बिठाते हैं और वापस जेल लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन होता ये है कि इवांस फिर से भाग जाता है क्योंकि जेल में लाने के लिए जो वैन में बैठे हुए थे वो कोई और नहीं इवांस के ही दोस्त थे। तो फाइनली इवांस फिर से भाग गया। दैट्स ऑल अबाउट द स्टोरी। आई होप यू लाइक द स्टोरी एंड please thank you for watching the video till last. Please do subscribe and hit the bell icon and share it with your friends and family. This is Krishna shining out. Love and peace from me to you. I wish you all be happy and healthy wherever you are. Till that, take care. Bye bye. Meet you in the next video.